इसमें क्वेश्चन 1 है कि द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। तो यहाँ पे एक मॉइस्ट लिटमस पेपर हाथ में एक आदमी पकड़ा हुआ है, उसके कलर में चेंज आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन बोल रहा है। इसका रीजन क्या है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे इस टेस्ट ट्यूब में कंसनट्रेटेड H2SO4 को एक ड्रॉपर से गिराया जा रहा है और नीचे में जो सोडियम क्लोराइड है NaCl रखा हुआ है और इसको एक टंग से हम लोग पकड़े हुए हैं। अब सेकेंड में यहाँ पे ऐसा क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है ना, उसका कलर चेंज होता है। तो आपके ऑप्शन है, पहला है प्रेजेंस ऑफ एसिड। क्या इसमें एसिड प्रेजेंस है? तो देखिए, मान लीजिए इसमें एसिड प्रेजेंट भी है, तो क्या एसिड उड़ के यहाँ तक पहुँचेगा? तो एसिड तो उड़ के नहीं पहुँचेगा, तो इसीलिए पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ बेस। तो यहाँ पे तो बेस बनेगा ही नहीं, जब H2SO4 और NaCl का रिएक्शन होगा तो सेकेंड में नहीं होगा। थर्ड देखिए, प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन, यही गुंजाइश दिख रहा है इसमें, और अच्छे समझेंगे इसको। और यहाँ पे फोर्थ है प्रेजेंस ऑफ लिटमस व्हिच एक्स एज एन इंडिकेटर। तो केवल लिटमस जो कि एक इंडिकेटर होता है, अपने आप तो अपना कलर चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए एक इक्वेशन को हम लोग समझते हैं। अब देखिए, लिटमस एक इंडिकेटर है जो एसिड होने पे रेड में कलर चेंज करता है और बेस होने पे ब्लू में करता है। यहाँ पे रिएक्शन देखिए, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और H2SO4 का रिएक्शन होकर सोडियम सल्फेट बन रहा है और ACl बन रहा है। यहाँ पे जो ACl है ना, वो H प्लस के फॉर्म में ऊपर की तरफ ऐसा टेबल कर रहा है, और टेबल करने के बाद जो मॉइस्ट लिटमस पेपर है ना, चूँकि एसिडिक होता है तो उसको ये रेड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, ओनली थर्ड, प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन। क्वेश्चन 2 में देखिए, इन द रेडॉक्स रिएक्शन, एक रेडॉक्स रिएक्शन में यहाँ पे एक रेडॉक्स रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ में रिएक्ट करके मैग्नीज क्लोराइड MnCl2, वाटर H2O और क्लोरीन Cl2 बना रहा है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होता है। अगर कोई भी ऑक्सीडाइज्ड होता है, इसका मतलब वो ऑक्सीजन गेन करेगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वो लूज करेगा। अगर रिड्यूस्ड होता है तो इसका उल्टा होगा, ऑक्सीजन लूज करेगा और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा। यहाँ पे देखिए, जो मैग्नीज ऑक्साइड है MnO2, वो ऑक्सीजन को लूज कर रहा है और लूज करने के बाद यहाँ पे मैग्नीज क्लोराइड बना रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है या रिड्यूस्ड हो रहा है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो हाइड्रोजन को लूज करके यहाँ पे क्लोरीन में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज करना क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड होना है। तो यहाँ पे MnO2 रिड्यूस्ड होके MnCl2 में कन्वर्ट हो रहा है और HCl ऑक्सीडाइज्ड होके वो Cl2 में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखते हैं ये ऑप्शन किस में है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड में इसको दिया हुआ है कि MnO2 इज रिड्यूस्ड टू MnCl2, जो हमने समझा है, एंड HCl इज ऑक्सीडाइज्ड टू Cl2, इसीलिए इसका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन थर्ड है, Which of the following is the correct observation of the reaction shown in the above setup? तो यहाँ पे देखिए, एक सेटअप दिखा रहा है जिसमें आप रिएक्शन को देख रहे हैं कि यहाँ पे एक फ्लेम जल रहा है जिसमें मैग्नीशियम रिबन को जलाया जा रहा है, उसको एक टंग से पकड़ा गया है, नीचे में बर्नर है और यहाँ पे एक वॉच ग्लास है और यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ना वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे जल के नीचे में गिर के यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। तो NCERT में काफ़ी अच्छे से इसको समझाया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार वहाँ से समझते हैं तो इसका आंसर जो है ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, चैप्टर 1 में केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस में जो इसका फर्स्ट पेज है ना, उसी में इस एक्सपेरिमेंट को काफ़ी अच्छे से बताया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्निंग ऑफ अ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। ठीक है, यही क्वेश्चन में आया हुआ है। अब इसका सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, इसको हम लोग समझते हैं कि यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। क्या बोलता है यहाँ पे, डेजलिंग वाइट फ्लेम एंड चेंजेज इनटू अ वाइट पाउडर। तो यहाँ पे जो मैग्नीशियम रिबन है वो डेजलिंग वाइट फ्लेम के साथ जलता है और एक वाइट पाउडर में ये चेंज हो जाता है, और दिस वाइट पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये जो वाइट पाउडर है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड है। और इसका रीजन यहाँ पे बता रहा है कि इट इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। तो चलिए अब इसके आंसर को काफ़ी अच्छे से हम लोग समझ लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए देखिए, ब्राउन पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। यहाँ पे देखिए ब्राउन पाउडर बोल रहा है, तो हमने जो पढ़ा है उसमें तो वाइट पाउडर है मैग्नीशियम ऑक्साइड,
तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। बी है कलरलेस गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की जी वाल्ट। बोल रहा है कि इसमें कलरलेस गैस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकल रहा है, क्योंकि CO2 जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देता है। तो ऐसा भी नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा इसका। इसके बाद सी देखिए, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विथ ब्रिलियंट वाइट लाइट। तो देखिए हमने अच्छे से पढ़ा है इसको कि डिजलिंग वाइट लाइट यानी ब्रिलियंट वाइट लाइट के साथ में बर्न होता है, यही चीज़ इसमें हो रहा है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और डी बोलता है रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर एज इवॉल्व। तो ऐसा भी नहीं हो रहा है कि कोई रेडिश ब्राउन गैस यहाँ से निकल रहा हो, तो इसका ऑप्शन डी भी गलत होगा, इसलिए इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन 4 है विद द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, Cl2 क्लोरीन एंड O2 ऑक्सीजन, व्हिच वन ऑफ द ऑप्शंस इन द टेबल इज करेक्ट। तो देखिए 4 गैसों को यहाँ पे दिया हुआ है और उसके अनुसार हमको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ऑप्शन ए में बोलता है एसिडिक ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड CO। तो देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना वो एसिडिक ऑक्साइड नहीं होता। सेकंड देखिए यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर, वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, क्लोरीन बिल्कुल यूज होता है। फिर इसका सी में देखिए कि प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, तो इसमें प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन जो है ना वो ऑक्सीजन नहीं होता, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं ना ये उसका रिएक्टेंट होता है, और जब हम लोग प्रोडक्ट मतलब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, न कि हम लोग ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो ये नहीं होगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन, तो इनकम्प्लीट कंबक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होता है क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट नहीं रहता। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ना 2 करेक्ट है, क्लोरीन करेक्ट है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट है, तो इसीलिए ये ऑप्शन जो है ना करेक्ट नहीं है, क्योंकि 2 गलत है इसमें। बी में देखिए एसिडिक ऑक्साइड CO2 बोलता है, तो CO2 जो है ना वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, कैसे मैं बता रहा हूँ। तो देखिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और CO2 मिल के कार्बोनिक एसिड H2CO3 बनाते हैं, तो ये एसिडिक नेचर का होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो एसिडिक होता है। अब इसमें देखिए Cl2 हमने समझा है कि ये वाटर के ट्रीटमेंट में यूज होता है, यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फिर उसके बाद देखिए प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन में इसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया है, इसको भी अच्छे से समझे हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। फिर देखिए प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन, तो जैसे मैंने बताया कि लेक ऑफ ऑक्सीजन में जब कंबक्शन होता है तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है कार्बन डाइऑक्साइड की जगह में। तो देखिए इसी कारण से ना इसका ऑप्शन बी जो है ना करेक्ट होगा, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5 है ऑन प्लेसिंग अ कॉपर कॉइन इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन इट विल बी ऑब्जर्व्ड दैट द फेरस सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए इसमें बोल रहा है कि कॉपर कॉइन को एक टेस्ट ट्यूब में जिसमें पहले से ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट सॉल्यूशन रखा हुआ है उसमें डाला जा रहा है, तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कि फेरस सल्फेट सॉल्यूशन पे क्या चेंज आएगा। तो देखिए बेसिकली क्या है, ये कॉपर तभी रिएक्ट करेगा फेरस सल्फेट से जब वो रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से नीचे होगा। अगर आयरन जो है कॉपर से ऊपर है तो ये उससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पे स्क्रीन में देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन जो है ना ये कॉपर के ऊपर में है और कॉपर जो है ना आयरन से नीचे में है। आयरन के बाद लीड है, हाइड्रोजन है, फिर कॉपर है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जब कॉपर को हम लोग आयरन सल्फेट में डालेंगे तो ये जो कॉपर है ना वो आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जिसके कारण कोई भी प्रकार का रिएक्शन इसमें नहीं होगा। अब इसका ऑप्शन है देखिए टर्न्स ब्लू एंड अ ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। तो जैसे कि हमने समझा कि इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, इसीलिए न तो ब्लू टर्न होगा ना ही कॉपर कॉइन में कोई सब्सटेंस जो है ना वो डिपॉजिट होगा, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। बी है टर्न्स कलरलेस एंड अ ग्रे सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन। तो कोई रिएक्शन ही नहीं होगा तो कोई भी सब्सटेंस इसमें जो है डिपॉजिटेड नहीं होगा, तो सेकंड भी गलत है। थर्ड देखते हैं टर्न्स कलरलेस एंड अ रेडिश ब्राउन सब्सटेंस इज डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर कॉइन, तो ये भी नहीं होगा जैसे कि हमने समझा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। इसमें क्वेश्चन 6 है अनीता एडेड अ ड्रॉप each of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid on pH paper and compared the colors. Which of the following is the correct conclusion? तो देखिए अनीता जो है ड्रॉप कर रही है डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड को और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक pH पेपर पे और कलर को कंपेयर कर रही है, तो इसमें से कौन सा कंक्लूजन जो है वो सही होगा।
अब इसको यहाँ पे समझिए कि जब कोई एसिड सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता है तो वो H+ आयन उसमें देता है, और कोई बेस डिजॉल्व होता है तो उसमें OH- आयन वो देता है। जब एसिड H+ आयन देता है तो जो स्ट्रांग एसिड होगा वो उतना ज़्यादा H+ आयन देगा, तो उसका एसिडिक नेचर जो है ना उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे उसको समझाया है कि सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा 0 पे और सबसे कम होगा 7 पे। इसका मतलब क्या है कि जो जितना ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसका जो pH वैल्यू है ना उतना कम होगा। मतलब सबसे स्ट्रांग एसिड का जो pH वैल्यू है वो 0 होगा और सबसे न्यूट्रल का वो 7 के आसपास होगा। इसको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, इसको हम समझते हैं। लिखता है द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसेस डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस प्रोड्यूस्ड रिस्पेक्टिवली। If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amounts of hydrogen ions. Acids that give rise to more H+ ions are said to be strong acids, and acids that give less H+ ions are said to be weak acids. तो हम इसमें अब अच्छे से समझ चुके हैं। अब इसका ऑप्शन ए देखते हैं, pH ऑफ एसिटिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि जो pH वैल्यू है एसिडिक एसिड का वो ज़्यादा होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। बिल्कुल यही सही है, क्योंकि एसिडिक एसिड का जो स्ट्रेंथ है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपेरिजन में वीक होता है। मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रांग एसिड है और एसिडिक एसिड जो है ना वो एक वीक एसिड है। तो वीक एसिड होने के कारण इसका जो pH वैल्यू है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से ज़्यादा होगा, जैसे कि हमने अच्छे से समझा है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन 7 है द फार्मूला फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर शोन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो फार्मूला हैं वो दिए हुए हैं, उसमें से करेक्ट ऑप्शन को हमको चूज करना है। ऑप्शन ए बोलता है, ऑप्शन ए एथिन के लिए दिया है यहाँ पे, ऑप्शन बी इसमें एथेनोइक एसिड है, और ऑप्शन सी जो है वो यहाँ पे एथेन है, और ऑप्शन डी जो है ना वो एथिल अल्कोहल है। तो सबसे पहले ऑप्शन में देखते हैं कि क्या बोल रहा है। इसमें ऑप्शन में ए में बोलता है कि ए एंड बी आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए ए और बी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है बोलता है, तो बी जो है ना ये तो एसिड है, इसीलिए पहला ऑप्शन जो है इसमें नहीं होगा। बी जो है ऑप्शन बी सी एंड डी आर अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो देखिए ये जो सी है ये तो सेचुरेटेड है एथेन, और डी भी क्या है एल्कोहल है, तो बी ऑप्शन भी इसका नहीं होगा। लेकिन सी देखिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेज ए टू सी, बिल्कुल यही है कि हाइड्रोजनेशन में एथीन जो है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे कि प्लेटिनम है, इनके प्रेजेंस में हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजनेशन करके एथीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ एथीन में एथीन जो है प्लेटिनम के प्रेजेंस में कैटलिस्ट के प्रेजेंस में H2 के साथ में एडिशन करके यहाँ पे जो अनसेचुरेटेड है इसका ख़त्म हो जा रहा है और सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एथेन यहाँ पे बन रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेज ए टू सी, कि जो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एडिशन होता है हाइड्रोजन का, जैसे कि हमने समझा एथीन के साथ में, वो एथेन में इसको कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन 8 है इन द गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द लीफ आइडेंटिफाई द लेयर ऑफ सेल्स वेयर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस आकर्स। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ, एक पत्ते का ट्रांसवर्स सेक्शन दिया हुआ है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसमें जो सेल्स के लेयर्स हैं वो बताए गए हैं। इसमें हमको बताना है कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है। ये जो फर्स्ट लेयर है ये है अपर एपिडर्मिस का, सेकेंड लेयर जो है वो पेलिसेड लेयर है, थर्ड जो है स्पॉन्जी सेल हैं, और जो फोर्थ है ये गॉड सेल्स हैं। तो हमको सबसे पहले इनको जानना होगा कि ये सब किस में काम आते हैं। देखिए सबसे पहले जो अपर एपिडर्मिस है ये एड्स करता है वाटर कंजुगेशन में, मदद करता है वाटर कंजुगेशन में लीफ में। सेकेंड जो है जो पेलिसेड लेयर है इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, इट कंटेंस क्लोरोप्लास्ट, और ये प्राइमरी लेयर है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, मतलब ये जो पेलिसेड लेयर है सेकेंड लेयर है ये फोटोसिंथेसिस में पार्ट करता है। थर्ड जो है स्पॉन्जी सेल है, ये अलाउज करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस को फोटोसिंथेसिस के लिए, याद रखिएगा ना। और ये फोर्थ नंबर में गॉड सेल्स हैं, ये भी फैसिलिटेट करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस को लीव्स में, लेकिन फोटोसिंथेसिस के लिए नहीं करते। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस में यूज होने वाले लेयर हैं वो सेकेंड और थर्ड है। तो हमने अच्छे से समझा, इसका जो आंसर होगा
आंसर होगा आंसर बी, सेकेंड एंड थर्ड लेयर। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन बिलो। यहाँ पे देखिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाया गया है। नेम द केमिकल इंडिकेटेड एज एक्स। यहाँ पे जो एक्स है इस केमिकल को हमको बताना है। दैट कैन एब्जॉर्ब द गैस विच इज इवॉल्व एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। तो उस गैस को ये सोख सकता है, एब्जॉर्व कर सकता है, जो कि बाई प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन का। हमको मालूम है चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, अगर वो रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें जो बाई प्रोडक्ट निकलता है वो CO2 निकलता है। NCERT के एक्सपेरिमेंट से एग्जैक्टली उठाया गया है, तो वहाँ से इसको अच्छे से समझते हैं, फिर इसका आंसर एकदम ईजी है। ये क्वेश्चन जो है एक्टिविटी 6.2 से लिया गया है, जिसमें 2 हेल्दी प्लांट्स हैं जिनको हम 2 जार में यहाँ पे रखते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वेल जार है, और एक में यहाँ पे दिया हुआ है कि वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में रखते हैं और दूसरे को बिना पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के रखते हैं। तो यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो एम है वो एब्जॉर्ब करना है कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है ना। तो इसमें जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग समझते हैं, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है बाई प्रोडक्ट होता है रेस्पिरेशन का। तो यहाँ पे देखिए जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है KOH वो CO2 से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे पोटेशियम कार्बोनेट बना ले रहा है, मतलब CO2 को एब्जॉर्ब कर ले रहा है और वाटर को रिलीज कर रहा है। तो हमने समझ लिया कि यहाँ पे जो यूज हो रहा है वो क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन 10 है जो कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से है। इफ अ टाल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद द प्योर ड्वार्फ पी प्लांट देन। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक टाल पी प्लांट है ना, और उसको हम क्रॉस्ड करवा रहे हैं एक प्योर ड्वार्फ पी प्लांट से। व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशंस रिस्पेक्टिवली विल बी टाल। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कितना परसेंटेज जो है F1 में और उसके बाद F2 जनरेशन में हमको टाल प्लांट मिलेंगे। देखिए इसको बुक में काफ़ी अच्छे समझाया है यहाँ पे कि अगर 2 डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक के 2 पी प्लांट को हम लोग लेते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा है, तो उसमें F1 जनरेशन में 100% जो है डोमिनेंट ट्रेट वाला प्लांट आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में ये हो जाएगा टाल पी प्लांट। लेकिन F2 जनरेशन में इसका 3:1 हो जाता है। तो 3:1 का मतलब क्या है कि 3 भाग जो है ना वो आपका जो डोमिनेंट ट्रेट है वो रहेगा, जैसे कि हमारे में टाल पी प्लांट रहेगा, और 25% या 1 रेशियो जो है ना ये आपका ड्वार्फ पी प्लांट रहेगा, ठीक है। तो 75% हमको मिलेगा इसमें टाल, और 25 मिलेगा, 25% हम लोगों को ड्वार्फ। ये समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा, आपको इसको याद करके रखना है। क्वेश्चन 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 100% एंड 75%। क्वेश्चन 11 है, ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट्स एप्रोप्रिएटली। यहाँ पे 3 फिगर दिए हुए हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो फिगर है वो ट्रॉपिक मूवमेंट को एकदम सही ढंग से बताता है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, फिगर ए में देखिए, और फिगर बी में देखिए, और फिगर सी में देखिए, तो आपको बहुत ईजी वे में समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए चित्र में दिखाया है फिगर 7.6 में प्लांट शोइंग जियोटोपिज्म। तो यहाँ पे देखिए प्लांट का जो जियोटोपिज्म होता है वो रूट के केस में पॉजिटिव जियोटोपिक है, और जो यहाँ पे इसका स्टेम है वो नेगेटिवली जियोटोपिक रहता है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से समझाया है कि प्लांट शोज टोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स while the shoots usually grow upwards and away from the earth. This upward and downward growth of shoots and roots respectively in response to the pull of the earth or gravity is obviously geotropism। ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने काफ़ी अच्छे से समझ लिया इसको। अब इसका आंसर तो काफ़ी इजी है। अब देखिए ध्यान से, अब आसानी समझ जाएंगे कि फर्स्ट जो है ना गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो इसका शूट है वो नीचे की तरफ आ रहा है। बी वाला देखिए, बी में इसका जो रूट है ना वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये भी गलत है। लेकिन सी में देखिए रूट नीचे आ रहा है और शूट ऊपर जा रहा है, तो सी इसका करेक्ट है, इसीलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, सी ओनली। अब क्वेश्चन 12 देखिए, क्वेश्चन 12 बोलता है द डायग्राम शो बिलो डिपिक्ट्स पोलिनेशन। यहाँ पे पोलिनेशन बताया जा रहा है। चूज द ऑप्शंस दैट विल शो अ मैक्सिमम वेरिएशन इन द ऑफ स्प्रिंग।
तो यहाँ पे उस ऑप्शन को बताना है जिसमें जो ऑफ स्प्रिंग है, आने वाली पीढ़ी है, उसमें मैक्सिमम वेरिएशन होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो जो ए है, ए में क्या हो रहा है, देखिए उसी फ्लावर का उसी फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। सिमिलरली सी में एक फ्लावर का उसी पेड़ में दूसरे फ्लावर से पॉलिनेशन हो रहा है। तो इस केस में जो है ना ऑफ स्प्रिंग में वेरिएशन नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखेंगे आप, तो ये जो बी है, बी में क्या है, इस प्लांट से इस फ्लावर से, इस प्लांट के फ्लावर से ये दूसरे प्लांट के फ्लावर में यहाँ पे पॉलिनेशन हो रहा है। सिमिलरली वो चीज़ जो है ना डी में भी हो रहा है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है। तो यहाँ पे बी और डी में जो है ना, चूँकि दो अलग अलग प्लांट के फ्लावर में पॉलिनेशन हो रहा है, इसीलिए मैक्सिमम वेरिएशन इन ऑफ स्प्रिंग पॉसिबल होगा। तो 12 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बी एंड डी। क्वेश्चन 13 है, अ कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर सेवरल मिनट्स। एक कंप्लीट सर्किट है, उसको कई मिनटों के लिए छोड़ दिया गया है, काजिंग द कनेक्टिंग कॉपर वायर टू बिकम हॉट। जिसके कारण क्या हो रहा है, जो कॉपर वायर होगा वो ऑटोमेटिक उसमें करंट फ्लो होगा, तो I²RT से वो गर्म हो जाएगा। एज द टेम्परेचर ऑफ द वायर इंक्रीजेज द इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस ऑफ द वायर। तो जैसे जैसे वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस होगा वायर का वो क्या होगा। तो देखिए आपके बुक में ना जो इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशनशिप जो है उसको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं कि हायर द टेम्परेचर द मोर द रेसिस्टेंस इंक्रीजेज, कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज़्यादा वायर का रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग मोर रेपिडली, क्योंकि जैसे जैसे हीट बढ़ेगा तो जिसके अंदर में कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज़्यादा रेपिडली मूव करेंगे, इधर से उधर जाएंगे। एंड दे कोलाइड मोर टू जनरेट मोर हीट, और उसके कारण ज़्यादा आपस में टकराएंगे न्यूक्लियस से दूसरे इलेक्ट्रॉन से, जिसके कारण वो जो उनका काइनेटिक एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब ये हुआ कि वो ज़्यादा रेसिस्टेंस जो है ना पैदा करेंगे। तो हम अच्छे से समझ चुके हैं कि ज़्यादा हीट होने पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जोर से चलेंगे, जिसके कारण ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे और उसके कारण वो ज़्यादा रेजिस्टेंस पैदा करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंक्रीजेज। क्वेश्चन 14 है, अ कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं आप कि यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा है कि कॉपर वायर जो है उसको दो पोल है मैग्नेट के, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, इसके बीच में यहाँ पे रखा गया है। तो इसके ऊपर अब क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो वायर पे ना पूरे डायरेक्शन बने हुए हैं, नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट के। अब आगे देखिए इसमें बोलता है कि द करेंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड। जो करंट है वायर में उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, एक डायरेक्शन में जा रहा है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसको ला सकते हैं। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन आल्सो बी चेंज ओवर, और जो मैग्नेट का पोल है ना उसको भी चेंज किया जा सकता है। तो क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शंस सोन कैन बी द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। तो चारों डायरेक्शन जो इसमें दिया हुआ है, जो अभी हमने समझा है, उसमें वायर के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगा वो कितने डायरेक्शन में होगा। तो देखिए ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से लिया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक बार लेफ्ट हैंड रूल को हम रिकॉल कर लेते हैं। बुक में 13.3 में जो टॉपिक है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इस टॉपिक में ये जो क्वेश्चन है उसको काफ़ी अच्छे समझ सकते हैं, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको हम बना सकते हैं। सबसे पहले एम्पियर ने बताया था कि मैग्नेट जो है वो हमेशा एक इक्वल और अपोजिट फोर्स एग्जर्ट करता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर में। और ये जो फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के कारण पैदा होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, उसको हम इस एक्टिविटी से समझ सकते हैं। सेम एक्टिविटी जो है ना क्वेश्चन में है, जो कि आपके फिगर 13.12 में दिया हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं। तो इसमें बोलता है कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द रॉड इन द अबव एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। तो हम समझ चुके हैं इसको कि इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा अगर इसको मैग्नेटिक फील्ड पे करंट कैरिंग कंडक्टर को हम रखते हैं तो, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा होगा जो इसमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इट आल्सो सजेस्ट दैट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज आल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। नाउ चेंज द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंजिंग द 2 पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो अगर हम लोग मैग्नेट के पोल को चेंज करेंगे तब भी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, और करंट के डायरेक्शन को भी चेंज करेंगे तब भी इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसको हम पढ़ के काफ़ी अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं। और साथ ही साथ हम देखते हैं जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, जो इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए, क्या बोलता है कि अगर
करंट जो है हमारा सेंटर फिंगर डिनोट करता है करंट के डायरेक्शन को और हमारा फोर फिंगर डिनोट करता है फील्ड के डायरेक्शन को, तो जो मोशन होगा या जो फोर्स लगेगा वो थंब के डायरेक्शन में होगा। मतलब एक दूसरे के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक, तो देखिए बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल फर्स्ट है इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज कांस्टेंट, अगर करंट का डायरेक्शन जो है ना कांस्टेंट है, द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी वेराइड इन वेस्ट ईस्ट एंड ईस्ट वेस्ट। तो जैसे कि हम डायग्राम में समझ चुके हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो वेराइड करेगा वेस्ट ईस्ट से लेकर या ईस्ट वेस्ट में। सो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी, तो रिजल्टेंट फोर्स से भी हमको मालूम है फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है उससे कि ये क्या होगा, अपवर्ड होगा या ये डाउनवर्ड होगा, नीचे की तरफ होगा, माने नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में होगा रिस्पेक्टिवली। इसके बाद सेकंड केस में देखिए इफ़ द मैग्नेटिक फील्ड इज केप्ट कांस्टेंट, अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखते हैं, द करंट कैन बी इनवर्ड्स आर एंड आउटवर्ड्स, तो करंट भी क्या होगा, इनवर्ड्स होगा या आउटवर्ड्स होगा। तो रिजल्टेंट फोर्स कैन बी अपवर्ड्स आर डाउनवर्ड्स, तो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ना वो भी अपवर्ड या डाउनवर्ड्स होगा, माने नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में होगा। तो बहुत, तो देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2, है ना, जैसे कि हमने समझा है नॉर्थ साउथ में। अब क्वेश्चन 15 देखिए, क्वेश्चन 15 बोलता है कि प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l एज शोन अबव, अ डिक्रीज इन द रेसिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द। तो यहाँ पे आप डायग्राम में अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पे एक प्लास्टिक इंसुलेशन लगा हुआ मेटल कोर है जिसका डायमीटर d है और जिसका लेंथ जो है ना वो l है। तो यहाँ पे पूछता है कि अगर हम चाहते हैं कि इसका जो रेसिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो हमको वायर में क्या बढ़ाना पड़ेगा, वायर के कौन सी चीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, तो लेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकेंड है ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा। और थर्ड है ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। और इसका रिलेशन बनता है आर रो एल अपान ए। ठीक है, तो इसमें आर जो होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है 1 अपान ए के, और ये क्या है यहाँ पे, ये पाई आर स्क्वायर, मानी ये क्रॉस सेक्शन एरिया का वैल्यू है, तो होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आर जो है ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के स्क्वायर के, या आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होगा किसका, डायमीटर के स्क्वायर के। ठीक है, मतलब डायमीटर को अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो आर का मान कम होगा और डायमीटर को घटाएंगे तो आर का मान बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट हैं। अब इसमें देखिए ऑप्शन ए में बोलता है लेंथ ऑफ द वायर, तो हमको मालूम है कि आर इक्वल टू होता है रो एल अपान ए। ठीक है, ये हमने अभी अच्छे से समझा है। तो एल अगर बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, तो लेंथ ऑफ वायर तो नहीं होगा, इससे रेसिस्टेंस डिक्रीज नहीं होगा, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन गलत है। बी देखिए डायमीटर डी ऑफ द वायर, तो हमने अच्छे से समझा है कि जो डायमीटर का स्क्वायर होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होता है, तो डायमीटर डी को अगर हम बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर रेसिस्टेंस कम होगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सी टेम्परेचर ऑफ द वायर, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, कम नहीं होगा। और थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन, तो जो थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक इंसुलेशन है उसका रेसिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए इसका ऑप्शन बी होगा डायमीटर डी ऑफ द वायर। क्वेश्चन 16 है विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कैरी हो रहा है, यहाँ पे नीचे दिए हुए पैटर्न में से कौन सा पैटर्न जो है ना उसके द्वारा बनाए गए मैग्नेटिक फील्ड को करेक्टली डिस्क्राइब करता है। तो बुक में हमने काफ़ी अच्छे से समझा है। यहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट में आपने समझा है कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कोसेंट्रिक होता है, छोटे छोटे सर्कल होते हैं और सर्कल एक्सपेंड होने लगते हैं, या हम लोग इनवर्ड जाएँ तो कोसेंट्रिक होने लगते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप अच्छे से देख रहे हैं, क्या लिखा है कि अ पैटर्न ऑफ concentric circles indicating the field lines of a magnetic field around a straight conducting wire. The arrows in the circles show the direction of the field lines. ठीक है, ये हो गया। और इसके लिए जो राइट हैंड थंब रूल है ना वो अप्लीकेबल होता है। राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को अपने हाथ से पकड़ लें इस प्रकार से, तो जो अगर अंगूठे का डायरेक्शन जो है वो करंट के डायरेक्शन को बताता है, तो जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताएंगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में है कि कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर, ये हमने काफ़ी अच्छे से समझा है, तो इसलिए इसका आंसर होगा कोसेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड अराउंड द वायर। क्वेश्चन नंबर 17 to 20 एसर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें दो स्टेटमेंट होते हैं, आपको मालूम ही होगा, एक एसर्शन है दूसरा उसका रीजन होता है।
और इसके 4 ऑप्शन में हमको आंसर देना है। ए ऑप्शन में होगा जब बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, जब दोनों असर्शन रीजन ट्रू होंगे और आर जो है ना करेक्टली एक्सप्लेन करेगा ए को। बी में बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, कि दोनों के दोनों असर्शन रीजन ट्रू होंगे लेकिन रीजन जो है ना वो करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा ए को। और सी में ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, और डी में ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, बोलता है असर्शन में कि सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, कि जो सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन होता है वो यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। रीजन दे रहा है लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और लाइट जो है ना एनर्जी प्रोवाइड करता है इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए। देखिए अगर हम लोग बुक में देखें तो यहाँ पे दिया है कि यू विल सी द वाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट, कि जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होता है वो ग्रे हो जाता है सनलाइट में। दिस इज ड्यू टू द डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट, क्योंकि इसमें सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन होता है सिल्वर और क्लोरीन में लाइट के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं आपकी 2AgCl, फिर इसके बाद सनलाइट है, फिर 2Ag और Cl2 बन रहा है, माने सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में सनलाइट के कारण कन्वर्ट हो जा रहा है। कि आगे देखिए लिखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड आल्सो बिहेव्स इन द सेम वे, कि जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है ना वो भी इसी टाइप का बिहेव करता है। इस रिएक्शन में हम लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए सिल्वर ब्रोमाइड जो है सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर में और ब्रोमीन में ये कन्वर्ट हो रहा है। साथ ही साथ नीचे में जो दिया हुआ है जो हमारे क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो जो रिएक्शंस है वो यूज किया जाता है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। लेकिन यहाँ पे नहीं दिया है ना कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है करके, मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक नहीं है, बल्कि यहाँ पे नीचे में उल्टा दिया हुआ है कि रिएक्शंस इन व्हिच एनर्जी इज अब्जॉर्ब्ड आर नोन एज इंडोथर्मिक रिएक्शंस। और इसी में इसको समझाया है कि वी हैव सीन दैट द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस रिक्वायर एनर्जी अदर इन द फॉर्म ऑफ हीट लाइट और इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। तो बेसिकली क्या ये इंडोथर्मिक रिएक्शंस है, लेकिन रीजन में क्या बता रहा है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस बता रहा है। इसीलिए ये जो इसका रीजन है वो गलत होगा और असर्शन इसका ट्रू होगा। तो असर्शन देखिए इसका ट्रू है और जो रीजन है ना इसका फॉल्स है, इसीलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एज ट्रू बट आर इज फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, असर्शन है कि हाइट इन पी प्लांट्स इज कंट्रोल्ड बाई एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड। जो हाइट होता है पी प्लांट में वो एंजाइम के एफिशिएंसी से कंट्रोल होता है और इसी कारण से ये जो है ना जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है, क्योंकि कितना एंजाइम या हार्मोन सेक्रेट करेगा वो जेनेटिकली रहता है हर पी प्लांट में। रीजन बता रहा है कि सेलुलर डीएनए इज़ द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, कि जो सेलुलर डीएनए होता है वो एक इन्फॉर्मेशन सोर्स होता है सेल के अंदर में, जिसके कारण वो प्रोटीन्स बना पाता है। बुक से अगर आप मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ के कारण होने वाले मूवमेंट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें काफ़ी अच्छे से समझाया है कि जो मूवमेंट होता है ग्रोथ के कारण उस मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होते हैं केमिकल कंपाउंड्स, जिसमें एंजाइम्स होते हैं और हार्मोन्स होते हैं। और ये जो एंजाइम्स और हार्मोन्स है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि प्लांट हार्मोन्स आर गिबरेलिन्स व्हिच लाइक ऑक्सिन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम। तो जो ग्रोथ ऑफ स्टेम है, जैसे कि हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइट इन बी प्लांट, ये कंट्रोल्ड होगा उस हार्मोन के या केमिकल कंपाउंड या एंजाइम्स के एफिशिएंसी के अनुसार। और ये जो एंजाइम का सेक्रेशन है या हार्मोन का सेक्रेशन है ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड होता है। और इसका रीजन जो जिसमें दिया हुआ है कि ये जो सेलुलर डीएनए है उसी के अंदर में जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है प्रोटीन बनाने के लिए, जो कि एक केमिकल कंपाउंड होता है सेल के अंदर में, वो जिम्मेदार होता है। मतलब इसमें क्या हमको समझ में आया कि जो असर्शन और रीजन है ना ये दोनों के दोनों ट्रू हैं। तो देखिए 18 में जैसे कि हमने भी समझा कि असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, असर्शन में बोलता है कि एम्फीबियंस कैन टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कि जो एम्फीबियंस होते हैं वो टॉलरेट कर सकते हैं ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग को।
रीजन बता रहा है कि एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट, कि एम्फीबियंस ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है। देखिए बुक में काफ़ी अच्छे से समझाया है कि द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। सच सेपरेशन अलाउस अ हाईली efficient supply of oxygen to the body. This is useful in animals that have high energy needs, such as birds and mammals, which constantly use energy to maintain their body temperature. In animals that do not use energy for this purpose, the body temperature depends on the temperature in the environment. Such animals like amphibians or many reptiles have 3 chambered hearts. तो देखिए यहाँ पे क्या हमने पढ़ा कि 3 chambered heart होता है एम्फीबियंस का, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एम्फीबियंस आर एनिमल्स विथ 2 चैम्बर्ड हार्ट। तो इसका रीजन जो है ना वो इनकरेक्ट हो गया, लेकिन इसका एसर्शन जो है ना वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि आगे इसी में लिखता है एंड टॉलरेट सम मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड इन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड स्ट्रीम्स। तो जो एसर्शन में दिया हुआ इसी को दिया हुआ है कि एम्फीबियंस जो है ना टॉलरेट कर सकते हैं मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें जो एसर्शन है वो ट्रू है, लेकिन रीजन जो है ना वो फॉल्स है। अब देखिए 19 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, जिसमें ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, एसर्शन है कैन फ्रीली सस्पेंडिंग अ करेंट कैरिंग सोलेनाइड इट कम्स टू रेस्ट इन जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कि एक फ्रीली बिना किसी में बंधा हुआ करेंट कैरिंग सोलेनाइड जो है ना वो झूल रहा है, सस्पेंड हो रहा है। जब ये रेस्ट पे आता है तो इसका डायरेक्शन जो है ना जियोग्राफिकल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन होता है। रीजन बता रहा है वन एंड ऑफ करेंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड बिहेव्स एज अ नॉर्थ पोल एंड द अदर एंड एज अ साउथ पोल जस्ट लाइक अ बार मैग्नेट। इसका रीजन ये है कि जो करेंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनाइड है उसका एक भाग, एक किनारा जो है एक इंड, वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है, जबकि दूसरा जो किनारा है या इंड है वो साउथ पोल की तरह बिहेव करता है, बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह। तो 20 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए में होगा कि बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।